Electrostatics Erodo problem number 3.2. So we have the second problem from the topic of electrostatics from the book I.E. Erodo. What would be the interaction force between two copper spheres, each of mass 1 gram, separated by a distance of 1 meter, if the total electronic charge in them differed from the total charge of the nuclei by 1%? तो पहले आप प्रॉब्लम को समझ लो. Suppose you have a copper sphere. ठीक है, यू हैव अ कॉपर स्फीयर और इसका तुम्हें मास दिया हुआ है 1 ग्राम. ठीक है, एंड वी नो द मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल. ये भी आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में. ठीक है, मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल. हमने जो फंडामेंटल लेक्चर देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो लेक्चर नंबर 2 में आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोल्स एंड द चार्ज ऑन द न्यूक्लियाई और द नेट चार्ज. तो ये सब कैलकुलेशन मोल कंसेप्ट पे है जो हमारे फंडामेंटल्स में लेक्चर 2 पे मैंने डिटेल में कवर किया है. तो जब आप कॉपर का स्फीयर है, अब अभी मैं पूछूं इस पे नेट चार्ज क्या होगा, तो यू विल से द चार्ज विल बी 0. करेक्ट, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल होगा. जितने इस पे प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, अभी ये न्यूट्रल बॉडी है. ठीक, क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अब देखो यहां कह रहा है कि इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कॉपर स्फीयर पे टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो इम्बैलेंस कर दिया गया है. ठीक, डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाई 1% से. तो यहां अब एक कंडीशन दी गई है कि कॉपर का जो स्फीयर है ना, अब यहां पे जो चार्ज है वो इम्बैलेंस है. ठीक, अब ये न्यूट्रल नहीं है, नो लॉन्गर न्यूट्रल. और जो नेट चार्ज है वो 1% ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई. तो यानी अगर तुम्हें पता करना है कि अभी इम्बैलेंस नेट चार्ज क्या कर दिया गया इस पे, तो तुम्हें टोटल न्यूक्लियाई का चार्ज पता लगाना होगा. ठीक, वी नो एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29. ठीक, द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29. तो सबसे पहले देखते हैं हाउ मेनी मोल ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर विल बी देयर. तो 1 ग्राम एक स्फीयर का मास 1 ग्राम है. तो लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर एटम्स. तो ये जाएगा मास बाई मोलर मास. तो मास इज 1 ग्राम एंड मोलर मास इज 63.5 ग्राम पर मोल. तो आपकी ग्राम यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी एंड विल गेट द आंसर एज 1 डिवाइडेड बाई 63.5 यानी 1.57 इंटू 10 पावर -2 मोल. ठीक, तो 1 ग्राम कॉपर स्फीयर में, 1 ग्राम कॉपर स्फीयर में इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर एटम्स होंगे. ठीक, अब मान लो मेरे को पता लगाना है नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन स्फीयर. तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट. तो दैट इज 1.57 इंटू 10 पावर -2 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23. करेक्ट, सो यूल गेट 6.023 exponent 23. So 9.485 यानी approximately we can take 9.49 into 10 power 21 atoms. तो इतने आपके एटम्स आ जाएंगे. करेक्ट, 1 ग्राम स्फीयर में इतने एटम्स होंगे. अब अगर मैं पूछूं एक एटम ले लो और एक एटम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा. न्यूक्लियर चार्ज इन 1 कॉपर एटम. तो आप कहोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे वही तो चार्ज देते हैं न्यूक्लियस में, इनटू द चार्ज ऑन द प्रोटॉन प्लस ई. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इनटू ई. और एटॉमिक नंबर कॉपर का 29, 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम. सो विल गेट
29 into 1.602 exponent minus 19, so I'll get 4.64 into 10 power minus 18 कूलम। ठीक, तो इतना न्यूक्लियर चार्ज होगा एक कॉपर एटम। दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज इन वन कॉपर एटम। अब मेरे को पता लगाना टोटल न्यूक्लियर चार्ज इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर एटम्स। ठीक, 1 ग्राम कॉपर एटम में टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? तो भाई ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 4.64 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। तो नंबर ऑफ एटम तुमने अभी निकाला था 9.49 इंटू 10 पावर 21, 9.49 इंटू 10 पावर 21 इंटू 4.64 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। तो ये हो जाएगा 9.49 एक्सपोनेंट 21, so we'll get 4.4 into 10 power 4 coulomb. So this is the total nuclear charge, or you can say total positive charge ना। अगर 1 ग्राम तुम कॉपर स्फीयर लेते हो तो इतना टोटल न्यूक्लियर चार्ज होगा या टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर ऑर्डिनरी केसेस में कॉपर स्फीयर न्यूट्रल होता है तो इतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। बट अब हमारी प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि चार्ज इम्बैलेंस कर दिया गया है। कितना? 1% ऑफ द चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई। सो व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन वन स्फीयर? नेट चार्ज ऑन स्फीयर से Q, तो ये आएगा 1% ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यानी 1 इंटू 4.4 इंटू 10 पावर 4 बाई 100, यानी 4.4 इंटू 10 पावर 2 कूलम। ये आ गया चार्ज। तो अब आप एक ऐसा केस डील कर रहे हो जिसमें आपका कॉपर स्फीयर इज नॉट न्यूट्रल, उसमें चार्ज इंबैलेंस कर दिया गया। कितना? 1% ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो यहां पे तुमने कोई कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट नहीं लगाया, देख रहे हो? यहां से यहां तक तुमने मोल कंसेप्ट लगाया है जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, करेक्ट? सबसे पहले तुमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकाला, फिर तुमने नंबर ऑफ एटम्स निकाला, फिर तुमने देखा एक एटम में कितना न्यूक्लियर या पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर तुमने स्फीयर में देखा टोटल न्यूक्लियर या पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। अब जो नेट चार्ज डेवलप हुआ है वो इसका 1% हुआ। अब प्रॉब्लम कह रही है कि ऐसे 2 स्फीयर ले लिया और 1 मीटर अपार्ट रख दिया। अब इनके बीच में इंटरैक्शन फोर्स निकालो, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स निकालो। तो ये तुमने 2 स्फीयर ले लिया और दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों पे सेम चार्ज है और 1 मीटर अपार्ट रख दिया। तो अब आप लगा दो। अब सिंपल, आप एक बड़ी सिंपल अब प्रॉब्लम हो गई। अब ये आपकी कूलम्स लॉ लगा दो। तो फोर्स विल बी 9 इंटू 10 पावर 9 और चार्ज कितना आया है? 4.4 इंटू 10 पावर 2 का स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, सो विल गेट 4.4 एक्सपोनेंट 2 होल स्क्वायर इंटू 9 एक्सपोनेंट 9, सो विल गेट 1.742। फोर्स आपकी आ जाएगी 1.742 इंटू 10 पावर 15 न्यूटन। सो दिस विल बी द आंसर। तो इस प्रॉब्लम में कूलम्स लॉ का तो केवल एक बेसिक कंसेप्ट आखिरी में है। कैन यू सी? कूलम्स लॉ का केवल इतना कंसेप्ट है, आखिरी में एक बेसिक इक्वेशन लगानी है। जो पूरे प्रॉब्लम में स्किल है वो मोल्स की है, जो हमने लेक्चर 2 के इलेक्ट्रिक चार्ज के फंडामेंटल में किया था। गॉट इट? तो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 3.2 फ्रॉम IE Erotov।